अब हम पढ़ने वाले हैं किडनी की एनाटॉमी। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी के डायमेंशंस की। तो जो किडनी की जो लेंथ होती है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक अपर पोल से लोअर पोल तक अगर मेजर करें तो अराउंड 11 सेंटीमीटर होती है। फिर अगर हम किडनी का विड्थ यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करें तो ये होगा 6 सेंटीमीटर। और अगर हम ऐसे देखें किडनी को, तो जो ये थिकनेस होती है, थिकनेस जो रहती है किडनी का वो 3 सेंटीमीटर होता है। तो याद करने के लिए हम कैसे याद कर सकते हैं किडनी के डायमेंशन होते हैं 3x6x12 सेंटीमीटर, जिसमें 3 जो रहता है थिकनेस होता है, 6 जो रहता है विड्थ होता है, और 12 जो रहता है लेंथ। अगर आपको निमोनिक बनाना है तो टावल याद कर सकते हैं। तो 3x6x12 सेंटीमीटर होता है। अब हम बात करें अपर पोल। जो किडनी का अपर पोल होता है वो ऑलमोस्ट, अगर स्पाइनल कॉर्ड है या स्पाइनल कॉलम, तो वहां से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होता है। जो लोअर पोल की डिस्टेंस होती है वो 6 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा किडनी होता है बाहर की तरफ निकलता हुआ होता है। जो अपर पोल रहता है वो मीडियली होता है और अंदर की तरफ होता है, जबकि लोअर पोल बाहर की तरफ होता है। और फिर जब हम देखेंगे जो लोअर पोल की डिस्टेंस, जब हम जो इलियक बोन है उससे जब मेजर करेंगे तो राइट साइड में 4 सेंटीमीटर और लेफ्ट साइड में 5 सेंटीमीटर होता है। ये 1 सेंटीमीटर इसलिए होता है कि राइट साइड में लीवर होता है, तो राइट साइड की किडनी थोड़ा नीचे रहती है, तो उस साइड की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होता है, लेफ्ट साइड की 5 सेंटीमीटर होता है। फिर अगर हम वर्टिब्रल एक्सटेंशन की बात करें तो वर्टिब्रल एक्सटेंशन जो रहता है राइट साइड में T12 से लेके L3 तक होता है, और जबकि लेफ्ट साइड में ऊपर होता है T11 से लेके L2 तक होता है। तो ये वर्टिब्रल एक्सटेंशन हो गया। तो सबसे पहले हम बात करें किडनी के डायमेंशंस की। तो किडनी का जो होता है 3x6x12 सेंटीमीटर होता है। 3 थिकनेस होती है, 6 वेट होता है, और 11 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है। फिर वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 150 ग्राम का किडनी होती है। वर्टिब्रल लेवल की बात करें तो T12 से L3 होता है राइट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में एक ऊपर होता है। फिर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे तो हम हाइलम देखेंगे, तो हमें सबसे एंटीरियरली जो दिखता है वो होता है रीनल वेन। फिर उसके बाद दिखता है हमें रीनल आर्टरी, और सबसे लास्ट में क्या दिखता है, रीनल पेल्विस। तो जब हम हाइलम पे आगे से पीछे जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, वेन, आर्टरी और पेल्विस, दैट इज VAP। अब बात करें रिलेशन की। तो जो रिलेशन होता है ये किडनी का एंटीरियर रिलेशन है और ये है पोस्टीरियर रिलेशन। तो सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन देख सकते हैं। दोनों साइड किडनी के ऊपर सबसे अपर में क्या रहता है, एड्रिनल ग्लैंड रहता है। फिर उसके बाद राइट साइड में हम बात करें तो राइट साइड में क्या रहता है, लिवर। तो किडनी में एंटीरियर राइट साइड में लिवर का आएगा स्पेस। फिर राइट साइड में क्या जाता है, हाइलम के पास डियोडनम होता है। किडनी में जब हाइलम के पास हम डिसेक्शन कर रहे हैं तो डियोडनम होता है, जबकि लेफ्ट साइड में हाइलम के पास क्या होता है, पेनक्रियाटिक मार्जिन्स होते हैं, पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज जो रहता है वो किसके अंदर जाता है, इंसर्ट होता है वो स्प्लीन के अंदर, तो स्प्लीन का भी आता है। और पेनक्रियाज और स्प्लीन साथ में किसके रहते हैं, स्टमक, तो स्टमक का भी एरिया आता है किडनी में लेफ्ट साइड में। और ऊपर की तरफ क्या रहता है, एड्रिनल रहता है दोनों साइड में। फिर हम बात करें जो लोअर पोल है, लोअर पोल में क्या रहता है, स्मॉल बाउल। तो जो स्मॉल बॉल रहेगा राइट साइड में थोड़ा सा रहता है, लेफ्ट साइड में ज्यादा रहता है। जबकि लार्ज बॉल की बात करें तो लार्ज बॉल में कोलन जो रहेगा वो राइट साइड में ज्यादा रहता है और लेफ्ट साइड में थोड़ा रहता है। तो ये एंटीरियर रिलेशन हो गया। अगर पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो पोस्टीरियर रिलेशन में किडनी में 3 मसल्स होती हैं इंपॉर्टेंट। वो होता है पहला, जो एकदम हाइलम, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों किडनी के साइड में ये जो एरिया है ये है श्वास का एरिया। तो ये श्वास मसल रहती है, ये श्वास मसल है। फिर उसके बाद जो ये बीच वाला एरिया है ये है क्वाड्रेटस लंबोरम, ये है क्वाड्रेटस लंबोरम। और फिर जो एकदम लेटरल एरिया है वो है ट्रांसवर्सैलिस का टेंडन। तो जो लेटरल एरिया है वो है ट्रांसवर्सैलिस का टेंडन, ये ट्रांसवर्सैलिस का टेंडन है।
तो ये होता है पोस्टीरियर रिलेशन। और जो अगर हम बात करें अपर एरिया का तो अपर एरिया में क्या रहता है, अपर एरिया में रहता है डायफ्राम। तो ये डायफ्रामेटिक एरिया रहता है, तो ये होता है पोस्टीरियर रिलेशन। तो अगर हम बात करें पोस्टीरियर रिलेशन की, तो राइट साइड में हमने देख लिया क्या रहता है, लीवर, ड्यूोडेनम और कोलन। जो हमने देखा, जो राइट साइड में जो कोलन का ज़्यादा रहता है और लेफ्ट साइड में स्मॉल बाउल ज़्यादा रहता है। फिर लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में क्या रहता है, स्प्लीन, पैनक्रियास, स्टमक और कोलन दोनों साइड रहेगा। अब बात करें लेयर्स की, फेशियल और लेयर्स की, तो सबसे पहले हम जो ये लेयर देख रहे हैं, ये है पैराइटल पेरिटोनियम। अब इस पैराइटल पेरिटोनियम के पीछे जितने भी स्ट्रक्चर होता है उसको रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं। इसमें जो जस्ट हम ये देख रहे हैं, कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, पैनक्रियास और यहाँ पे रहता है डिओडेनम। तो ये जो रहते हैं ये सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, जबकि किडनी, आईवीसी, ओटा प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं किडनी से। तो जो किडनी है, किडनी के जस्ट बाहर जो रहता है, किडनी को जो कवर करता है वो होता है रीनल कैप्सूल। अब रीनल कैप्सूल के बाहर क्या होता है, पेरीरीनल फैट। रीनल कैप्सूल के बाहर क्या होता है, पेरीरीनल फैट। और उसके आगे जो रहता है, रीनल कैप्सूल के आगे ये जो रहता है, और ये वाला, ये एंटीरियर रीनल फेशिया बनाता है। और जबकि ये पीछे जो है, ये पोस्टीरियर रीनल फेशिया बनाता है। तो जो एंटीरियर रीनल फेशिया, पोस्टीरियर रीनल फेशिया को ही जीरोटा फेशिया होते हैं। ये किडनी, यूरेटर और एड्रिनल ग्लैंड को इनक्लोज करता है और इस स्पेस को बोलते हैं पेरीरीनल स्पेस। अब जो जीरोटा फेशिया होता है, तो जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर रीनल फेशिया और पोस्टीरियर रीनल फेशिया। तो जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको जीरोटा ही बोलते हैं, जो पोस्टीरियर होता है उसको जकर कैंडल भी बोलते हैं, जकर कैंडल फेशिया भी बोलते हैं। तो ये रिलेशन हो गया। तो अगर हम बात करें इनसाइड से आउटसाइड, तो सबसे अंदर क्या है, किडनी, किडनी के बाहर जस्ट कैप्सूल, कैप्सूल हमने देखा, कैप्सूल, कैप्सूल के बाहर जस्ट क्या है, पेरी रीनल फैट। तो यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, पेरीरीनल, पेरीरीनल स्पेस में पेरीरीनल फैट है। फिर पेरीरीनल फैट के बाहर क्या है, जीरोटा फेशिया, जीरोटा फेशिया एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड को क्या बोलेंगे, जकर कैंडल फेशिया। अब फिर इस जीरोटा फेशिया के बाहर जो ये स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं, जो स्पेस हम लोग एंटीरियर रीनल फेशिया और पैराइटल पेरिटोनियम, ये पैराइटल पेरिटोनियम और एंटीरियर रीनल फेशिया के बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस कहलाता है एंटीरियर पैरारीनल स्पेस। तो इस पैरारीनल स्पेस में क्या होता है, पैरारीनल फैट होता है। तो बाहर, सबसे बाहर क्या होगा, पैरारीनल फैट। ऐसे ही पोस्टीरियर पैरा, पोस्टीरियर जीरोटा जो लेयर होती है और ट्रांसवर्सैलिस फेशिया के बीच में भी रहता है पोस्टीरियर पैरारीनल स्पेस, और यहाँ पे भी क्या होता है, पैरारीनल फैट। तो इस तरीके से होता है रीनल कैप्सूल, पेरीरीनल फैट, जीरोटा फेशिया और पैरारीनल फैट। फिर आगे हम ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जब एओर्टा आती है, तो एओर्टा से रीनल आर्टरी निकलती है। अब रीनल आर्टरी जो रहती है, सबसे पहले सेगमेंट में डिवाइड होती है, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करती है। और सबसे पहला जो सेगमेंट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं सुपीरियर सेगमेंट। तो ये हो गई सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी। फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये है एंटीरियर, ये आगे की तरफ चली गई तो ये हो गया एंटीरियर। और ये नीचे की तरफ जा रही है तो ये हो गया इंफीरियर। अब जो एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो जो फर्दर दो पार्ट में हो गई, वो एक हो गई एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंटल, ये आगे जाके एक सुपीरियर चली गई और एक इंफीरियर चली गई, तो एंटीरियर इंफीरियर सेगमेंटल। तो सबसे पहले क्या होगी, रीनल आर्टरी आई। रीनल आर्टरी जो है सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हुई। सेगमेंटल आर्टरी जो रहती है, पहले किस में डिवाइड हुआ, सुपीरियर सेगमेंटल में, ये ब्रांच है। फिर एंटीरियर सेगमेंटल और इंफीरियर सेगमेंटल। फिर एंटीरियर सेगमेंटल फर्दर डिवाइड हुई सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर और एंटीरियर इंफीरियर में। फिर इसके आगे क्या होता है, फिर ये सेगमेंटल आर्टरी जो रहती है फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करती है, और ये एक एक पर्टिकुलर जो किडनी है इसको हम लोब की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जो पिरामिड है। तो इसके बीच में ये कंटिन्यू करते हुए जाती है और इसको बोलते हैं इंटर लोबार आर्टरी।
अब ये लोबार आर्टरी जो पिरामिड होता है उसके ऊपर आर्क बनाती है, तो इसको बोलते हैं आर्कुएट आर्टरी। और फिर फाइनली इस आर्कुएट आर्टरी से निकलती है इंटरलोब्युलर आर्टरी। कहीं कहीं इसको इंटरलोब्युलर या दूसरा आर्टरी बोलते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एओर्टा, एओर्टा से क्या हुआ, रीनल आर्टरी, रीनल से सेगमेंटल आर्टरी। अब सेगमेंटल आर्टरी से क्या बन गया, इंटरलोबार आर्टरी, लोबार आर्टरी से आर्कुएट आर्टरी। अब आर्कुएट आर्टरी से इंटरलोब्युलर या कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, उसी का नाम है। ये रेडिएट कर रही है यहाँ पे, तो इसको कॉर्टिकल रेडिएट या इंटरलोब्युलर आर्टरी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये कॉर्टिकल रेडिएट जो रहती है, अब ये यहाँ से हम देखते हैं कि ये रीनल आर्टरी से पूरा अंदर चली गई, तो फिर उसके बाद ये अब एफरेंट आर्टरियोल बना देती हैं। अब एफरेंट आर्टरियोल फिर ग्लोमेरुलस में जाके इफरेंट आर्टरियोल बनाएंगे, और इफरेंट आर्टरियोल बनाने के बाद फिर फाइनली वासा रेक्टा से फिर ये कॉर्टिकल रेडिएट वेन वापस उसी तरीके से कॉर्टिकल रेडिएट वेन में वापस आएंगी। कॉर्टिकल रेडिएट वेन में वापस आएंगे तो फिर वापस आने का पाथ वैसा ही होगा, फिर ये आर्कुएट वेन होगा, फिर ये इंटरलोबार वेन होगा, इंटरलोबार वेन के बाद फिर उसके बाद सेगमेंटल वेन होंगी, और सेगमेंटल वेन के बाद रीनल वेन। तो सबसे पहले कॉर्टिकल रेडिएट वेन, फिर आर्कुएट वेन, फिर इंटरलोबार वेन, रीनल वेन, और फिर फाइनल किस में ड्रेन कर जाएगी, आईवीसी में। तो ये पूरी सप्लाई होती है। तो जो ये वाली सप्लाई होती है एफरेंट से इफरेंट, ये जो रहती है वो कैसे होती है, जो ब्लड वेसल है रीनल आर्टरी, जब उससे आर्कुएट आर्टरी बना यहाँ पे, आर्कुएट आर्टरी बना, आर्कुएट आर्टरी से कॉर्टिकल रेडिएट या इंटरलोबुलर आर्टरी निकल रहा है, तो इससे जो जाएगा एफरेंट आर्टरी जाएगा। एफरेंट आर्टरी फिर क्या करेगा, ग्लोमेरुलस, और फिर इफरेंट, इफरेंट आर्टरी, ये इफरेंट आर्टरी फिर अब अलग अलग ब्रांचेस देंगी और ऐसे वासा रेक्टा बनाएगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। तो ये वासा रेक्टा जो है कॉर्टेक्स में, अब हम जानते हैं कि पीसीटी और डीसीटी कॉर्टेक्स में रहता है, जबकि लूप ऑफ हेलने जो रहता है वो मेडुला में रहता है। तो ये पूरा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वासा रेक्टा की तरह, इनको ही वासा रेक्टा की बोलते हैं, वासा रेक्टा। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिल्टर करके अपोजिट साइड से फिर ये रीनल वेन से ड्रेन हो जाती है। तो ये होता है रीनल आर्टरी का। फिर हम लोग जब रीनल आर्टरी में देखेंगे तो रीनल आर्टरी में ही एक जो ब्रांच होती है ऊपर एक एड्रिनल के लिए चली जा रही है, तो एड्रिनल के लिए नीचे से जा रही है रीनल आर्टरी से, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंफीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी। और सेम जो है यहाँ से ये यूरेटर के लिए भी जाती है, तो यूरेट्रिक ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। तो ये आर्टेरियल सप्लाई हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे नर्व सप्लाई। तो सबसे पहले बात करें नर्व सप्लाई का, तो जो किडनी की जो मेजर नर्व सप्लाई होती है वो होती है रीनल प्लेक्सस से। अब रीनल प्लेक्सस बनता किस किस से है, तो सबसे पहले अगर रीनल प्लेक्सस के बनने की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये नंबर 1 जो हमें दिख रहा है, ये होता है सीलिया गैंग्लियन। अब सीलिया गैंग्लियन जो है सीलिया आर्टरी के पास होगा। ये फिर दूसरा जो गैंग्लियन होता है ये होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पास होगा। और फिर तीसरा जो गैंग्लियन होता है ये होता है एओर्टिको रीनल गैंग्लियन, ये एओर्टा के साइड में रहता है, दोनों साइड रहता है एओर्टा के दोनों साइड में, ये एक एक है और ये दोनों साइड में, तो दोनों साइड ऑफ द एओर्टा रहता है जहां से रीनल आर्टरी ओरिजिनेट करती है। अब यहाँ पे होता क्या है, सारी की सारी जो फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये सारी की सारी यहाँ पे आके सिनैप्स करती हैं, सिनैप्स करती हैं और फिर फाइनली रीनल प्लेक्सस के थ्रू जो रहता है किडनी को सप्लाई करती हैं। अब जो किडनी जो है रीनल प्लेक्सस का, जो किडनी का रीनल प्लेक्सस है, तो किडनी का रीनल प्लेक्सस होता क्या है, ये एक डेंस नेटवर्क है जो कि ऑटोनॉमिक और सेंसरी नर्व से होता है, और जो पूरे वेसल्स जो रीनल आर्टरी और पूरे किडनी में फैला होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो रीनल आर्टरी है, जो मेन सप्लाई है उसके अलोंग पूरा रीनल प्लेक्सस रन कर रहा है। फिर जो यहाँ पे हमने एओर्टिको रीनल गैंग्लिया पढ़ा था, तो एओर्टिको रीनल गैंग्लिया से ये सप्लाई हो रहा है। फिर एक होता है एओर्टिक प्लेक्सस, एओर्टिक प्लेक्सस जो है ये हम डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं, ये एओर्टिक प्लेक्सस है। अब सारी जो फाइबर्स हैं वो रन करके एओर्टिक प्लेक्सस के थ्रू क्या होगा, जो सीलिया गैंग्लिया है, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया है और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया है। तो जो ये 7th वाला है ये इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया है, ये सब आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं, ये एओर्टिक प्लेक्सस के थ्रू, एओर्टिक प्लेक्सस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले ऊपर जो है 3 गैंग्लिया, एक गैंग्लियन जो है सीलिया गैंग्लियन, फिर उसके बाद
सुपियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन और फिर उसके बाद 2 एओर्टिको रीनल गैंग्लियन। एओर्टिको रीनल गैंग्लियन ये सब की सब जो है रीनल प्लेक्सस बनाती हैं अलोंग द वेसल्स और फिर ये पूरे किडनी में रन करती हैं। और यही प्लेक्सस जो है फिर नीचे आता है और नीचे जो रहता है इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन होता है। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेसल जहाँ से ओरिजिनेट होता है तो उससे जाके मिल जाती हैं। और जो ये प्लेक्सस होता है इसको बोलते हैं एओर्टिक प्लेक्सस। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, सीलियक गैंग्लियन, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन आपस में किससे कम्युनिकेट करते हैं? एओर्टिक प्लेक्सस से। फिर उसके बाद अब ये हम देख रहे हैं तो ये क्या चीज़ है? ये जो है स्पाइनल सेंसरी गैंग्लियन है या इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो ये बेसिकली होता है पेन के लिए। ये जो होता है किडनी से पेन, तो ये करता क्या है? अब सेंसरी फाइबर्स ये किडनी से लेके स्पाइनल कॉर्ड को लेता जाएगा। तो ये क्या है? स्पाइनल सेंसरी गैंग्लियन। तो ये है स्पाइनल सेंसरी गैंग्लियन और ये यूजुअली कहाँ होता है? लेटरल साइड होता है। फिर अगला हम बात करें, ये जो है ये हम देख रहे हैं ये है सिंपैथेटिक ट्रंक। तो सिंपैथेटिक ट्रंक जो रहता है ये अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम रन करता है। और सिंपैथेटिक ट्रंक और स्पाइनल सेंसरी गैंग्लियन बिल्कुल आसपास जो रहती है लेटरली रन करती हैं। फिर ये सब की सब जो रहता है ऊपर से सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन और ये सब की सब फिर नीचे जाके सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनाती हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? हमने देखा एओर्टिक प्लेक्सस तक बन गया। अब एओर्टिक प्लेक्सस इंफीरियर मेसेंट्रिक सुपीरियर मेसेंट्रिक ये सब मिला के एओर्टिक प्लेक्सस होगा। अब एओर्टिक प्लेक्सस जो रहेगा सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनाएगा। तो जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होगा जस्ट जहाँ एओर्टा बाइफरकेट करेगा वहां पे बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं जितना भी सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं ऊपर से वो नीचे कैसे आ रही हैं? प्लेक्सस बनाते हुए। और फाइनली कहाँ पे बनाती हैं? सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनाया। अब ये सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो रहेगा वो कहाँ जाएगा? इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से कैसे कम्युनिकेट करता है? इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस ये रहा सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं और थ्रू द हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स। तो जो नर्व जो है सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से हाइपोगैस्ट्रिक नर्व डिसेंड करेगी और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में जाएगी। और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में और कौन सी जाएंगी? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी जाती है। अब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से जाती है? पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। तो ये पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व और ये सेंसरी सप्लाई हो गई। और ये मिलके फिर जो निकलेगी ये मिक्स नर्व निकलती है। और फिर ये मिक्स नर्व जो रहती है और डिफरेंट ऑर्गन को ब्लैडर, बाउल और सेक्सुअल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने क्या देखा? किडनी की नर्व सप्लाई। तो किडनी की नर्व सप्लाई की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रीनल प्लेक्सस। रीनल प्लेक्सस जो बनता है बेसिकली 3 गैंग्लियन से बनता है। सीलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन और एओर्टिको रीनल गैंग्लियन। एओर्टिको रीनल गैंग्लियन 2 होती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द एओर्टा। तो ये आइदर साइड ऑफ द एओर्टा रहती है, ये मिलके बनाती है रीनल प्लेक्सस। ये रीनल प्लेक्सस जो रहता है रीनल आर्टरी के अलोंग रन करता है और पूरे ऑर्गन को सप्लाई करता है। फिर जो ये रीनल प्लेक्सस ऊपर से जब ये रीनल प्लेक्सस पहला जो कॉम्बिनेशन हुआ रीनल प्लेक्सस बनाया। अब ये रीनल प्लेक्सस जो रहता है बनाता है एओर्टिक प्लेक्सस। और एओर्टिक प्लेक्सस का काम क्या होता है? वो जो रहता है जंक्शन होता है जहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक, सीलियक और इंफीरियर मेसेंट्रिक आकर मीट करती हैं। तो सब आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं? थ्रू एओर्टिक प्लेक्सस। तो एओर्टिक प्लेक्सस जो रहता है वो फिर फाइनली इंफीरियर मेसेंट्रिक से कम्युनिकेट करता है। अब इंफीरियर मेसेंट्रिक जो रहता है फिर और नीचे जाता है और सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनाता है। जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है उसको फाइबर्स कहाँ से आते हैं? सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को फाइबर्स जो रहते हैं सिंपैथेटिक चेन से आते हैं। और सिंपैथेटिक चेन कहाँ से आता है? T10 से L2 या T11 से L2। तो ये पूरा सिंपैथेटिक सप्लाई जो रहेगा वो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस पे आएगा। अब सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो रहेगा हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू हाइपो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस पे कम्युनिकेट करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो रहेंगी वो कहाँ से आएंगी? पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व से। तो फिर फाइनली वो वहां से मिक्स नर्व निकलेगा। ये पूरी किडनी की नर्व सप्लाई होती है। अब बात करें किडनी के लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो जो किडनी का लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है आईवीसी और एओर्टा जो ग्रेट वेसल्स होती हैं उसके अराउंड बहुत सारे लिम्फेटिक्स होते हैं। तो उनको बोलते हैं पैराकेवल या पैरा एओर्टिक लिम्फेटिक्स। तो जो किडनी होती है यूजुअली जो ये L1 L2 के अराउंड जो रहता है बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं तो उसमें जो है ड्रेन करती है। तो ये रहा लिम्फेटिक सप्लाई। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं लिम्फेटिक सप्लाई पढ़ लिया। तो अगर हम बात करें
ब्लड सप्लाई की, तो रीनल आर्टरी जो रहता है एओर्टा से अराइज होती है एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2। फिर सबसे पहले एक ब्रांच देती है सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी से क्या निकलता है? इंटरलोबार। इंटरलोबार से आर्कुएट। आर्कुएट देता है इंटरलोबुलर। इंटरलोबुलर एफरेंट आर्टेरियल, फिर ग्लोमेरुलस डिफरेंट आर्टरी और वासा रेक्टा। और फिर ठीक ऐसे ही वापस वो वेन के थ्रू वापस चला जाता है। तो सेगमेंटल आर्टरीज जो रहती है एंड आर्टरीज होती हैं, इनकी ब्रांचेस हमने डिस्कस किया था इंफीरियर। तो एक बार इसको फिर बता देता हूँ। इसमें जो रहता है ये जो सुपीरियर ब्रांच है, हमने बात किया सेगमेंटल, तो एक ब्रांच है सुपीरियर ब्रांच। फिर एक ब्रांच है एंटीरियर। एंटीरियर की दो ब्रांचेस हो गई, एंटीरियर इंफीरियर और एंटीरियर सुपीरियर, और एक हो गई इंफीरियर ब्रांच। और एक अलग से ब्रांच होती है जो किडनी को पोस्टीरियरली सप्लाई करती है, वो होती है पोस्टीरियर ब्रांच। तो जो सुपीरियर ब्रांच होती है वो उसको एपाइकल ब्रांच भी बोलते हैं। फिर जो एंटीरियर ब्रांच है, एंटीरियर में हमने पढ़ा दो ब्रांचेस हैं। एंटीरियर में एक अपर ब्रांच है और एक मिडिल ब्रांच है। तो अपर जो ब्रांच है एंटीरियर सुपीरियर को अपर ब्रांच बोलते हैं, एंटीरियर इंफीरियर को मिडिल ब्रांच बोलते हैं। फिर जो इंफीरियर ब्रांच है उसको लोअर ब्रांच भी बोलते हैं, और एक पोस्टीरियर ब्रांच है। तो ये दूसरा नाम है सब सेम ही। फिर वीनस ड्रेनेज की बात करें तो लेफ्ट रीनल वेन जो रहती है वो एंटीरियर होती है एओर्टा के, और इसी में नट क्रैकर सिंड्रोम मिलता है। नट क्रैकर सिंड्रोम में क्या होता है? एसएमए और एओर्टा के बीच में लेफ्ट रीनल वेन कंप्रेस हो जाती है। फिर जो लेफ्ट गोनेडल वेन होती है वो लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है, जबकि जो राइट वाली होती है वो आईवीसी में डायरेक्ट ड्रेन करती है। तो सेगमेंटल आर्टरी जो रहती है वो एंड आर्टरी होती है, तो उनको अगर हम लाइगेट करते हैं तो इन्फाक्शन का रिस्क रहता है। अब लिम्फेटिक सप्लाई की बात कर रहे थे, तो लिम्फेटिक जो रहता है ग्रेट वेसल्स के अराउंड जो लिम्फ नोड्स होते हैं L1 L2, वहीं से रीनल आर्टरी निकल रही है, तो उसके अराउंड जितने लिम्फेटिक्स हैं पैरायोटिक या पैराकेवल उसमें सप्लाई करती है। और लिम्फ नोड्स की बात करें नर्व की, तो नर्व में पैरासिम्पैथेटिक का कुछ खास रोल नहीं होता है। मेनली अगर बात करें तो वेगस से सप्लाई होती है, जबकि सिंपैथेटिक की बात करें तो T10 से L1 रिलीज होता है, जिसमें बहुत सारे गैंग्लियन होते हैं और मेनली वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और रेनिन रिलीज कराता है। एसेसरी रीनल आर्टरीज की बात करें तो 25 से 30% पेशेंट में एसेसरी रीनल आर्टरी हो जाती है। और एड्रिनल ग्लैंड जो रहता है जिटोफिशिया के अंदर अंदर होता है, बट एक सेप्टम होता है जो उसको सेपरेट करता है। तो अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की किडनी की। तो किडनी में जो बेसिकली अगर बात करें नेफ्रॉन की, तो किडनी में दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में ऑलमोस्ट 85% होते हैं। हम ये देख सकते हैं कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहेंगे और इनका जो लूप होगा काफी शॉर्ट रहता है। और इसमें जो रहता है पेरी ट्यूबुलर जो कैपिलरीज रहती हैं कंसंट्रेशन का काम नहीं करती हैं। जबकि जो दूसरा है इसमें हम देख सकते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, इसमें लूप काफी डीप मेडुला तक गया है। तो जो कंसंट्रेशन का काम होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे करती हैं। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को स्पेशली यहाँ पे बोला जाता है वासा रेक्टा। तो जस्टा मेडुलरी की बात करें तो जस्टा मेडुलरी जो रहता है वो यूरिन कंसंट्रेट करती हैं। इसमें लॉन्ग लूप होता है और इनके चारों तरफ जो कैपिलरीज होते हैं उनको वासा रेक्टा बोलते हैं। जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करें तो इसमें शॉर्ट लूप होता है और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं उनको कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता है, तो स्पेशल नाम नहीं होता है। और ये बेसिकली सल्यूट हैंडलिंग का काम करती हैं, मेनली एक्सक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन का। अब बात करते हैं रीनल कॉर्प्यूस्कल। रीनल कॉर्प्यूस्कल जो रहता है वो बनता कैसे है, वो हम ये देख सकते हैं एफरेंट आर्टरी आया और ये इफरेंट गया। फिर ये बहुत सारी जो रही ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं। तो और ये पूरा जो सिस्टम है ये बोमेंस कैप्सूल है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्लस बोमेंस कैप्सूल को बोलते हैं रीनल कार्पिस्कल या मालफिजियन कैप्सूल। तो ये जो रहता है फिल्ट्रेशन बैरियर बनाता है। अब ये जो फिल्ट्रेशन बैरियर होता है इसमें हम देख सकते हैं जो ये फिल्ट्रेशन बैरियर है, ये जो इतना पोर्शन है ये फिल्ट्रेशन बैरियर बनाता है। जो ब्लड है यहाँ से एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू आया, फिल्टर होके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाता है और फिर वहां से डीसीटी, और डीसीटी में मैकुलर डेंसर सेल होती हैं, फिर कलेक्टिंग
ट्यूब्यूल्स के थ्रू बाहर ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है हमें कि ये जो फ़िल्ट्रेशन बैरियर है वो कैसे बनता है। तो ये जो है देख सकते हैं ये क्या है? ये है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसको समझने के लिए यहाँ देख लेते हैं। तो जो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है चारों तरफ से कैपिलरीज़ को सराउंड किए हुए हैं। और इसके ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? पोडोसाइट। पोडोसाइट जो रहते हैं इनके खूब बड़े-बड़े फूड प्रोसेस होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये मिलके 3 जो स्ट्रक्चर होते हैं बनाते हैं फ़िल्ट्रेशन बैरियर। तो फ़िल्ट्रेशन बैरियर में क्या हुआ? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़। अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ होती हैं उनकी खास बात होती है कि उनका जो कैपिलरीज़ रहता है वो फेनेस्ट्रेटेड रहता है। बॉडी में और कहीं भी कैपिलरीज़ होती हैं तो वहाँ पे डायफ्राम होता है, बट यहाँ पे कोई भी डायफ्राम नहीं होता है, ये फेनेस्ट्रेटेड होती है। मेसेंजियल सेल्स जो है ये इसको अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करा सकती हैं, तो इनका साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है। तो कितने साइज़ का फ़िल्ट्रेशन होगा ये डिसाइड हो सकता है मेसेंजियल सेल्स की तरह। तो ये जो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है इसमें छोटे-छोटे छेद हैं और फिर इस ये फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम जो है किससे बन रहा है? ग्लोमेरुलर की कैपिलरी से। अब इसके बाहर क्या है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस कितनी होती है? 300 से 350 नैनोमीटर, इतना पतला होता है। 300 से 350 नैनोमीटर। और ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इसमें जो कोलेजन होता है वो बेसिकली होता है टाइप 4 कोलेजन। तो ये बनता है टाइप 4 कोलेजन से। अब जो टाइप 4 कोलेजन होता है इसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है। अब इसका काम क्या होता है? मेन ये पूरा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? नेगेटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इसमें होता है हिपैरन सल्फेट। तो इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट में हिपैरन सल्फेट होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। अब होगा क्या कि जो बड़े-बड़े एनायनिक प्रोटीन्स आएँगे जैसे एल्ब्यूमिन वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो उसको रिपेल कर देता है और फ़िल्टर नहीं होने देता है। तो ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो काफ़ी क्रूशियल होता है। और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता कैसे है? ये जो एंडोथेलियम है वो भी सिक्रीट करती हैं और ये जो पोडोसाइट है वो भी सिक्रीट करती है। ये दोनों मिलके बीच की लेयर अपनी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती हैं। अब तीसरा जो बात करें तो वो है पोडोसाइट। अब पोडोसाइट में क्या होता है? उनके बहुत बड़े-बड़े फूड प्रोसेस हैं। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है पोडोसाइट की। ये हो गया पोडोसाइट। अब ये जो सेल्स होती हैं इनकी जो फूड प्रोसेस है ये पूरी कैपिलरीज को चारों तरफ से घेर लेती हैं और इनके बीच में क्या रहता है? एक छोटा सा डायफ्राम होता है। तो इस तरीके से ये जो डायफ्राम होता है इसमें बना रहता है स्पेशल प्रोटीन का बना रहता है और उस स्पेशल प्रोटीन जो रहता है उसका नाम होता है नेफ्रिन और पोडोसिन। तो नेफ्रिन और पोडोसिन क्या होता है? इसकी वजह से अब ये जो फूड प्रोसेस है ये साइज सेलेक्टिव बैरियर बनाएगा। ये लंबा होगा और छोटा हो सकता है। तो ये ऐसे पैर लंबा करेगा इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में तो ये बैरियर बंद हो जाएगा। पैर छोटा करेगा तो बैरियर खुल जाएगा। तो ये एक तरीके से बैरियर बनाता है और ये जो रहता है फाइनल और मोस्ट साइज सेलेक्टिव बैरियर होता है पूरे फिल्ट्रेशन बैरियर का। तो ये होता है फिल्ट्रेशन बैरियर। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अब हम इस पे बात करें मेसेंजियल सेल्स। तो मेसेंजियल सेल्स 2 टाइप की हो गई। एक तो जो बाहर की तरफ है एक्स्ट्रा मेसेंजियल और एक जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में है। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है जो ग्लोमेरुलर टफ्ट है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना और जो बाहर की कैपिलरीज हैं, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना। और दूसरा जो मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, तो उसमें जो मेसेंजियल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं और उससे वो जो भी चीज़ फ़िल्टर होता है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो जो मेसेंजियल सेल्स हैं, हम कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी एक स्मूथ मसल सेल्स की तरह होती हैं और ये कैपिलरी सरफेस एरिया को चेंज करती हैं फॉर फिल्टरेशन। इस तरीके से ये जीएफआर को मैनेज करती हैं। फिर दूसरा इनका होता है प्रॉपर्टी फैगोसिटिक। तो जो ये मेसेंजियल सेल्स होती है ये इम्यून सेल्स की तरह काम करती हैं। अब यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हुआ या कोई सेलुलर डेब्रिस है जो ग्लोमेरुलस में फंस गया, तो अब उसको साफ सफाई कौन करेगा? मेसेंजियल सेल्स करेंगी। मेसेंजियल सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। फिर जो फाइब्रोनेक्टिन और टाइप 4 कोलेजन है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कैपिलरी लूप्स को, वो बेसिकली ये मेसेंजर सेल्स ही बनाती हैं। तो ये रहा मेसेंजर सेल्स का फंक्शन। फिर अब हमने डिस्कस कर लिया कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है
300 टू 350 नैनोमीटर होता है। तो अब बात करते हैं ट्यूबुलर सेगमेंट की। तो जो नेफ्रॉन होता है उसके मेनली अगर हम बात करें तो पीसीटी, लूप ऑफ एलियन, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो सबसे पहले बात करें एपिथेलियम की। नेफ्रॉन में जो जितनी भी एपिथेलियम होती है पीसीटी से लेकर डीसीटी तक, सब की सब क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं विद सम एक्सेप्शन, चाहे पीसीटी हो, चाहे डीसीटी हो, चाहे कलेक्टिंग डक्ट हो। अब जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, अब लूप कलेक्टिंग डक्ट होता है, वो जैसे-जैसे डीप जाती है कॉर्टेक्स मेडुला की तरफ, तो उसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाता है। ये पहला चेंज होता है। दूसरा, जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले में जो थिन लिम्ब होता है, उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। बाकी हर जगह क्यूबॉइडल होता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो रहता है, अब दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रश बॉर्डर। तो जैसा हम जानते हैं जो ट्यूबुलर सेगमेंट में पीसीटी जो रहता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीसीटी जो रहता है ऑलमोस्ट इसको बोल सकते हैं वर्क हॉर्स होता है। ये जो मेजर एब्जॉर्प्शन होता है ऑलमोस्ट 2/3 जितना होता है। 2/3 का जो फिल्ट्रेट होता है, ये पीसीटी में ही एब्जॉर्ब होता है। तो इसके लिए इसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया रिच होता है और इसके एपिथेलियम पे ब्रश बॉर्डर मिलता है। ब्रश बॉर्डर जो रहता है ये क्या होता है? माइक्रोविलाई। अब ये जो माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई होते हैं, तो इससे होता क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पीसीटी जो रहता है ऑलमोस्ट जो रहता है सारा का सारा ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। फिर जो मैक्सिमम जो सोडियम का एब्ज़ॉर्प्शन होता है ऑलमोस्ट 65% वो भी यहीं पे होता है। और अमीनो एसिड्स, बाइकार्ब ये तो पूरा ही एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही बचता है। तो पीसीटी पे मैक्सिमम एब्ज़ॉर्प्शन होता है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि हम जब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर की, तो जितने भी ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये सब के सब एपिकल मेम्ब्रेन के साइड ही होते हैं। अगर हम बात करें तो ये एपिकल मेम्ब्रेन के साइड ही होते हैं, जिसको ल्यूमिनल साइड भी बोलते हैं। तो अब पीसीटी में क्या होता है कि इसकी जो एपिथेलियम होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से लाइंड होती है, जो कि एडेप्टेड होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और उन पे डेंस ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई होती है विथ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से ये एक्सटेंसिव एब्जॉर्प्शन करता है। अब इसमें बात करें की ट्रांसपोर्टर का, तो की ट्रांसपोर्टर जो रहता है पहला होता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। तो मैंने जैसा बताया सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर किधर होगा? एपिकल साइड में होगा, एपिकल या ल्यूमिनल साइड में होगा। और इसका जो मेजर रोल होता है वो सोडियम और बाइकार्ब को एब्जॉर्ब करने में होता है। तो सोडियम एक्सचेंजर जो होता है, सोडियम और बाइकार्बोनेट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सोडियम एक्सचेंजर की वजह से होता है। फिर दूसरा एक और रिसेप्टर होता है जो ग्लूकोज के लिए होता है, वो होता है SgL2। तो जो SgL2 होता है उसको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। ये क्या करता है? ग्लूकोज को फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब कर लेता है अलोंग विथ सोडियम। तो जो हम SgL2 इनहिबिटर्स ड्रग यूज करते हैं वो इसी को ब्लॉक करता है। उसको ब्लॉक करता है SgL2 इनहिबिटर्स, तो इसलिए उसको हम लोग डायबिटीज और हार्ट फेलियर के केस में यूज करते हैं। अब बात करें लूप ऑफ हेनले की, तो लूप ऑफ हेनले में एक थिन लिम्ब है। थिन लिम्ब में मैंने जो बताया एक्सेप्शन होता है क्या? कि वो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है तो ये हाईली परमेबल होता है वाटर के लिए। जबकि जो थिक होता है उसमें क्यूबॉइडल होता है। क्यूबॉइडल होता है तो वो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। तो जो मेजर लूप ऑफ हेनले का जो मेजर काम क्या होता है, वो एक तरीके से कंसंट्रेशन जो रहता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है। तो वो जो ग्रेडियंट को मेंटेन करता है और उसी ग्रेडियंट की वजह से ही यूरिन जो है कंसंट्रेट होता है। तो इसमें जो थिन लिम्ब है उससे तो पूरा वाटर जो है अपने आप निकलता जाएगा। अब जो थिक असेंडिंग लिम्ब है वो क्या करता है, जो सॉल्ट रहेगा उसको एक्टिवली पंप आउट करेगा। एक्टिवली पंप आउट करेगा तो इससे क्या होगा, जो सराउंडिंग इंटरस्टिशियम है और ट्यूबुलर फ्लूइड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो अब बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्टर क्या होता है लूप ऑफ हेनले पे, तो लूप ऑफ हेनले पे होता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, इसको बोलते हैं। NK-CC2 क्या होता है? तो इसमें लूप ऑफ एलिमेंट 2 जीरो है तो इसे याद कर सकते हैं, 2 वाला है CC2। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर।
तो ये एपिकल मेम्ब्रेन होगा, जैसे मैंने बोला एपिकल साइड होगा एक असेंडिंग लिम्ब के। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है बल्क रीअब्जॉर्प्शन का आयंस के लिए। अब ये क्योंकि ये एक्टिवली पंप आउट कर रहा है, अब उसको रीअब्जॉर्ब करता है क्योंकि काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। तो पहले पंप आउट किया और फिर रीअब्जॉर्ब किया। तो जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो चाहिए होता है वो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है। तो अब जो हम लूप डाययूरेटिक्स जो यूज करते हैं वो लूप ऑफ हेनले पे काम करता है और उसका नाम क्या है, फुरुसामाइड। तो जो हम लोग फुरुसामाइड यूज करते हैं वो लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, इसलिए इसको लूप डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं। अब तीसरा बात करें डीसीटी। डीसीटी में भी क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं बट उनमें कोई ब्रश बॉर्डर नहीं होता है क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन तो पीसीटी में हो चुका है। इसका ज्यादा कुछ खास नहीं काम होता है, ये बेसिकली फाइन ट्यूनिंग का ही काम करता है। जो थोड़ा बहुत सॉल्ट रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है। जो इसका मेजर काम होता है, अगर हम बात करें तो वो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है। हमने पढ़ा था पीसीटी में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होता है और डीसीटी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। तो जो ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो बेसिकली रेगुलेट किससे होता है, पैराथायराइड हार्मोन से। तो जो पैराथायराइड हार्मोन अगर हम बात करेंगे तो किस पे एक्ट करते हैं, डीसीटी। और डीसीटी में ही मैकुला डेंसा सेल्स होती हैं जो कि सेंस करती हैं कोई भी अगर चेंजेस होगा तो। अगर ज़्यादा सोडियम क्लोराइड रहता है तो उसको सेंस कर लेती है, उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो रहता है, इसमें आप एक तरीके से याद करें डीसीटी में सारे आदमी जो रहते हैं दूध पीते हैं, कैल्शियम रहता है दूध पीते हैं और एनसीसी परेड में जाते हैं। तो एनसीसी क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये भी किस साइड होगा, एपिकल साइड में। और यहाँ पे बेसिकली एनसीसी परेड में जाते हैं मैंने बताया। तो यहाँ पे जो काम करता है वो थायाजाइड। थायाजाइड डाययूरेटिक्स किस पे काम करते हैं, डीसीटी पे। अब बात करें कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में जैसे मैंने बताया कि इसमें जो रहता है एपिथेलियम जो रहता है क्यूबॉइडल से कॉलमनर की तरफ ट्रांजिशन होता है जैसे ही इसमें डीप डीप मेडुला में जाता रहता है। और इसमें बेसिकली दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सेल और एक होता है इंटरकैलेटेड सेल्स। तो इंटरकैलेटेड सेल्स, अब ये इसका मेजर काम कलेक्टिंग डक्ट का क्या होता है, तो ये जो होता है फाइनल साइट होता है जहाँ पे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिसाइड होता है। और ये बेसिकली रेगुलेट होता है एडीएच और एल्डोस्टेरॉन से। एडीएच जो रहता है वो कैसे काम करता है, वो एक्वापोरिन 2 जो चैनल्स होता है उनको इंसर्ट करता है और उसको इंसर्ट करने से वाटर की परमेबिलिटी बढ़ा देता है। जबकि एल्डोस्टेरॉन कैसे काम करता है, एल्डोस्टेरॉन जो रहता है स्टिमुलेट करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को और पोटेशियम के सिक्रीशन को। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर यूज करते हैं ये लोग, ये बेसिकली बात करें तो इनैक ट्रांसपोर्टर होता है। तो जो इनैक होता है वो किसमें मिलता है, प्रिंसिपल सेल पे। तो प्रिंसिपल सेल पे क्या मिलेगा, इनैक। तो जो ये इनैक होता है ये रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम को और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एपिथेलियल सोडियम चैनल। तो जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो इनैक पे काम करता है। अब बात करें दूसरा जो ट्रांसपोर्टर होता है वो एक्वापोरिन 2। एक्वापोरिन 2 जो रहता है वो भी एपिकल साइड में ही होगा और प्रिंसिपल सेल में ही होगा। बट जो इसका मेनली जो इफेक्ट इस पे कौन करता है, एडीएच। और एडीएच जब इस पे एक्वापोरिन इंसर्ट करता है तो इससे वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है और यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है क्योंकि एडीएच का नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक। फिर हम जो है आगे बात करेंगे जेजी एपरेटस का। तो जो जेजी एपरेटस होता है वो बेसिकली बनता है, उसमें तीन चीज होती है। पहला होता है मैकुला डेंसा सेल्स, दूसरा होता है जेजी सेल्स और तीसरा होता है लेसिस सेल्स जिसको बोलते हैं गुरमाग टिग। तो गुरमाग टिग या मैकुला डेंसा या जेजी सेल्स। तो अब बात करें तो जेजी सेल्स होती कहाँ पे हैं। तो जो जेजी सेल्स की अगर हम बात करें तो दे आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ डीसीटी। और ये एफरेंट आर्टरियोल है और ये आया डीसीटी एफरेंट आर्टरियोल और ये बाहर निकल गया। तो ये एफरेंट आर्टरियोल आया, ये इफरेंट आर्टरियोल आया। यहाँ पे कुछ सेल्स होंगी और यहाँ पे ये सेल्स होंगी, ये डीसीटी होगा। डीसीटी में मॉडिफिकेशन ही कहलाता है मैकुला डेंसा सेल्स। तो अब हम बात करें मैकुला डेंसा सेल्स की। तो ये जो डीसीटी है, डीसीटी की जो वॉल्स होती हैं इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो सेल्स बनती है वो बोलती है मैकुला डेंसा सेल्स। तो मैकुला डेंसा सेल्स क्या होती हैं, कीमो रिसेप्टर्स होती हैं और ये बेसिकली सेंस करती हैं सोडियम क्लोराइड को।
जो ट्यूबुलर फ्लूइड डीसीटी से पास हो रहा है उसको यह सेंस करती हैं और इनका काम क्या होता है कि जब ये डिटेक्ट करती हैं हाई लेवल ऑफ सोडियम, तो ये जो रहता है यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल में कुछ सेल्स का मॉडिफिकेशन होता है और इसको बोलते हैं जेजी सेल्स। तो इनको सिग्नल भेजती है एफरेंट आर्टरियोल को। इसको इस सिग्नल को बोलते हैं ट्यूब्यूल से जा रहा है ग्लोमेरुलर के लिए, तो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। अब इस फीडबैक की वजह से होता क्या है, एफरेंट आर्टरियोल जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, ताकि ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर सके। तो इससे क्या होता है, जीएफआर कम कर देगा। अगर इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड कम होगा तो ये क्या करेगा, एफरेंट को डायलेट कर देगा और डायलेट कर देगा तो इससे क्या होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो मैकुलर डेंसा कैसे काम कर सकता है, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक से इस तरीके से काम करता है। फिर जो जेजी सेल्स हैं, जो जेजी सेल्स हैं उनको हम ग्रैनुलर सेल्स भी बोलते हैं। ग्रैनुलर सेल्स, और ये क्या होती हैं, एक तरीके की मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स होती हैं जो एफरेंट आर्टरियोल में होती हैं। अगर इनका जो काम होता है बेसिकली 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से कैसे होता है, पहला कि ये रेनिन सीक्रेट करती हैं। तो जो रेनिन सीक्रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पहला अगर ब्लड प्रेशर गिरा, बीपी गिरा, तो जेजी सेल्स क्या होती हैं, बैरो रिसेप्टर की तरह काम करती हैं। अब बीपी गिरा तो ये बैरो रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, तो फिर ये सेंस करेंगी और फिर रेनिन सीक्रेट करेंगी। दूसरा, अब ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक्स जो मैकुलर डेंसा सेल से आ रहा है, तो मैकुलर डेंसा के थ्रू काम करती हैं। अगर लो सोडियम कंसंट्रेशन होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा रेनिन की रिलीज को। और तीसरा जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, रास पाथवे। रास पाथवे क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे। फिर जो तीसरा टाइप का जो सेल्स होती है वो होती है लेसिस सेल्स। लेसिस सेल्स को क्या बोलते हैं, गुर मैग टिग सेल्स, गुरमैटिक सेल्स। ये क्या होती हैं, ये जो ग्लोमेरुलस के बाहर जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स हैं इन्हीं को लेसिस सेल्स बोलते हैं। और ये होती कहाँ है, ये बेसिकली एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल और डीसीटी के बीच में जो स्पेस है उसी के बीच में होती है और ये मेनली कम्युनिकेशन का काम करती हैं। ये मैकुलर डेंसा से जेजी सेल्स को जो सिग्नल जो जाता है उसको ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं रेनिन रिलीज को। पहला, तो पहला क्या होगा, कम्युनिकेशन। और दूसरा क्या होगा, इनका जो काम होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये जेएफआर को रेगुलेट कर सकती हैं। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनमें फेनेस्ट्रेशन जो होता है उनके साइज को चेंज करती हैं। तो इस तरीके से जेजी सिस्टम काम करता है। तो जेजी सिस्टम बेसिकली ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक और रास के एक्टिवेशन पे बेस्ड होता है।